Hello students, in this video we are going to discuss about class 10 हिस्ट्री पॉलिटिकल बुक चैप्टर 2 फेडरलिज्म। हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। संघ मीन्स होता है सभी को लेके साथ में चलना। मीन्स किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में रहने वाले सभी धर्म समुदाय के लोगों को, किसी भी कास्ट कैटेगरी के लोगों को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कलर से हो, मतलब सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, मतलब चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सबको साथ में लेके चलना ही फेडरलिज्म है। तो चूँकि हमने फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पे जो देखा था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखा था कि किस तरीके से हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को अलग अलग राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अर्निंग स्टेट गवर्नमेंट अपना करेगा, किस तरीके से अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में भी देखा था कि दोनों के पास कैसे किस तरीके के राइट्स हैं, दोनों एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई मैटर ऐसा होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, या अगर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग किसी बात पर अपनी मत देते हैं, तो हमेशा जो उस मत किसकी मत को माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। तो हम लोगों ने फेडरलिज्म का मतलब पढ़ लिया, उसके बारे में देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिस के बारे में। उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संविधान में लिखी हुई जो चीज़ें हैं, सिर्फ वही फेडरलिज्म के लिए, मतलब वो जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेस है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो इसलिए भी क्योंकि वो यहाँ पे फॉलो भी होता है हमारे देश में। ठीक है, तो जो रियल सक्सेस होता है फेडरलिज्म का इंडिया में, वो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के हमारे देश का डेमोक्रेटिक नेचर है, उस पर भी डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया के स्टेट्स है, देखिए वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सेट है। इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी को या इंग्लिश को ही मान्यता मिली हुई है। तो हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेज है? पूरे 22 लैंग्वेज हैं हमारे रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बता रहा है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा हुआ है उस लिखी बातों पे चल रहे हैं, या उस लिखी बातें ही रह गई हैं। हमारे देश में वो चीज़ें फॉलो भी हो रही हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि जो एक मेन प्रिंसिपल होता है फेडरलिज्म का, वो क्या करता है, सभी तरह की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करता है और सभी लोगों को साथ रहने के लिए क्या करता है, मतलब उसमें डिज़ायरेबल लोग होते हैं कि सभी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोग साथ में मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेजर वेज दिए हुए हैं किस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश इंडिया है वो हमारा फेडरलिज्म का एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल अब इसका लिंग्विस्टिक स्टेट्स देखते हैं। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है भाषाई, मतलब भाषा के अनुसार का जो गठित स्टेट है। तो चूँकि हमने देखा कि हमारे यहाँ देश में 22 लैंग्वेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, ये मेजर टेस्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे कंट्री में। ओके, फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो ये चीज़ें हैं, जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी हमारे देश में, द पॉलिटिकल में व्हेन इट बिगन इट्स जर्नी, मतलब फेडरलिज्म स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे देश में फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ की जो पॉलिसी थी, जिस तरीके से हमारा देश को चलाया जा रहा था, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। क्यों फॉलो कर रहा था? क्योंकि जब यहाँ ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश थे यहाँ पे, तो हमारे बीच में काफ़ी फूट डालते थे ना, वो कलर के अकॉर्डिंग एक दूसरे में डिफरेंस करते थे, कास्ट से करते थे। तो इस तरीके से, तो इसलिए जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इस तरीके से बनाया गया था कि सभी को समान अधिकार मिले। तो 1947 की बात है, मतलब कि 1947 से 2017 में हम देखेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस, से हम कभी सरप्राइज हो जाएंगे। बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स हैं वो वैनिस्ड हो गए हैं, मतलब इम्प्रूव कर चुके हैं, बहुत सारे नए स्टेट भी बने हैं। ठीक है, और जो एरियाज़ और बाउंड्रीज़ है और जो नेम ऑफ द स्टेट्स है वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। स्टेट्स के नाम भी चेंज हो गए हैं ना, उस तरीके से। फिर आगे देखते हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in other to create new state, मतलब कि 1947 में जो बहुत सारे इंडिया के हमारे जो ओल्ड स्टेट की जो बाउंड्रीज थी वो चेंज हो गई थी। किस लिए? नए स्टेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या हुआ था, मतलब वहाँ पे बाउंड्री ये हुआ था कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहेंगे। ठीक है,
तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट क्रिएट हुए थे, कुछ मतलब कि अपने जियोग्राफिकल कल्चर मतलब जियोग्राफी को देख के, कल्चर को देख के भी स्टेट अलग अलग बने थे। जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इस तरीके का। तो आगे हम देखते हैं, इसमें हम फेडरलिज्म के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें हम बहुत से एग्जांपल देखेंगे अपने कंट्री के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए है कि व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट, जब डिमांडेड बढ़ गई कि हमारे स्टेट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए, तो जो हमारे राष्ट्रीय लीडर थे, जो लीडर्स थे, वो काफ़ी डर गए थे। ठीक है, कि उनको लगा था कि हमारे देश में अलगाव ना हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिन तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए मतलब कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट को क्या कर दिया था, रेजिस्ट्रेट कर दिया था, मतलब मानने से मना कर दिया था। लेकिन जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस था वो ये दिखाता है हमें कि जो फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, वो एक्चुअली मेड द कंट्री, वो हमारे देश को क्या बनाता है, यूनाइटेड बनाता है, मतलब एकजुट करता है। और ऐसा करने से जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, क्योंकि किसी देश को एक व्यक्ति संभाले, ठीक है, और उस देश को कई स्टेट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद अलग अलग स्टेट पे अलग अलग आप लोग मतलब गवर्नमेंट को रखेंगे संभालने के लिए, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ऐसे किसी काम को एक व्यक्ति करिए और किसी काम को दो व्यक्ति मिलकर करिए तो इजी हो जाएगा, जब दो व्यक्ति मिलकर करेंगे। आगे है लैंग्वेज की पॉलिसी क्या थी। The second test for Indian Federation is a language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. मतलब कि जो हमारा constitution है वो किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मिलता है, क्योंकि जो नहीं देता है, क्योंकि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जाना जाता है। लेकिन हिंदी फिर भी हमारे देश में सिर्फ 40% लोग इंडियंस ही ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे मतलब लैंग्वेज के फेवर में वो है। जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लैंग्वेज के सेफ गार्ड को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कहने का है कि कोई एक लैंग्वेज को ही सब कुछ सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, या एक ही लैंग्वेज बोलने वाले को सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका में भी देखा था ना, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे और डच स्पीकिंग थे, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बता रहा है कि किसी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो हिंदी के अलावा भी हमारे यहाँ 21 अदर लैंग्वेज है, मतलब हिंदी को लेकर 22 है। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐसा व्यक्ति जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के का एग्ज़ाम दे रहा हो, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित कोई भी एग्ज़ाम में अगर वो अपीयर कर रहा है, तो वो इन किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को राइट कर सकता है। और सभी स्टेट्स के भी अपने मतलब सभी स्टेट्स के अपने खुद के लैंग्वेज भी होते हैं, और जो स्टेट पे वर्क करने वाले जो गवर्नमेंट होते हैं वो भी अपने स्टेट में बोले जाने वाली लैंग्वेज में ही अपने वर्क को करते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि स्टेट जैसे मान लीजिए हम यूपी में हैं तो हिंदी या इंग्लिश का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ के बोलने वाले जो लोग हैं हिंदी या इंग्लिश है। तो अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज अपने मतलब जो भी चीज़ें रहेंगी स्पीच को अगर आप हिंदी या हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारे तक इजली पहुँच जाएगी और हमारे तक समझ में भी आएगी। जैसे कि यहाँ श्रीलंका की बात किया गया है, मैंने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज टू स्टॉप। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफिशियल पर्पस जो यूज़ हो रहा था वो 1965 में स्टॉप हो गया था। ठीक है, हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। मतलब कहने का है कि इंग्लिश को स्टॉप करके, पहले सिर्फ इंग्लिश का यूज़ हो रहा था ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को स्टॉप करके हिंदी रख दिया गया। लेकिन बहुत सारे स्टेट ने डिमांड किया कि ऑफिस वर्क में इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 40% ही लोग हिंदी बोलते हैं। इसलिए जैसे कि तमिल वगैरह के देश में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट हो गया था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लोगों की बात माननी पड़ी थी। ये लोग एग्री हो गए थे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हुई थी, इसलिए इंग्लिश को भी हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाने लगा था। मैनी सिटीज थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग इंटायर। मतलब बहुत से लोगों का कहना था कि ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों के फेवर में ही लिया गया फैसला है, सभी के बारे में लिया गया फैसला नहीं है। लेकिन चूंकि जो हमारा इंडिया है वो डाइवर्सिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। तो प्रमोशन ऑफ जो हिंदी है, हिंदी के प्रमोशन के बारे में बात कर रहा है, तो हम देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ हिंदी
कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी पॉलिसी है, उसमें फिर भी हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का अर्थ है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लीडर है, जो वर्क है, हमारा जो लीडर रहेगा, वो अगर किसी दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश में वो ये स्पीच दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्टेट पे काम करने वाला लीडर भी हमारा उसी लैंग्वेज में थे, वो अपने स्टेट की लैंग्वेज में अपनी बात को कह सकता है। तो चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी होनी चाहिए दोनों के बीच में। ओके, आगे है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। उनके रिलेशन की बात करेंगे, मतलब कि उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो ही हमारे देश में यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है, how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on the how the ruling parties and rulers। यहाँ पे देखिए है how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends on a large extent on the how the ruling parties and leaders follow these agreements। ठीक है, for a long time the same party rule both at the central level। यहाँ सिर्फ ये बता रहा है कि हर एक व्यक्ति को, और मतलब ये चेकिंग भी इसकी होती रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए जो राइट्स मिले हुए हैं इन लोगों को, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी साथ में उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी कौन होती है? जो विनर पार्टी होती है। और अपोजिशन कौन सी होती है? जो रूलिंग पार्टी के बाद जिसको वोट मिले होते हैं वो अपोजिशन बनाते हैं मिलकर। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका और आपके स्टेट में जो लेवल पे जो गवर्नमेंट है, दोनों की पार्टी एक सेम है। ठीक है, तो जब दोनों की पार्टी सेम होती है तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होता, उसमें वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होता है उनके बीच में। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट रहेगी तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट रहेगी। अगर वो दोनों एक पार्टी से हैं तो दोनों के आपसी मत से काम होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिटी बनी रहती है, मतलब कहने का ये है। और अगर दोनों पे अलग अलग रहते हैं, मतलब स्टेट पे अलग है, सेंटर पे अलग है, तो सेंट्रल हमेशा कोशिश में लगा रहता है कि वह स्टेट के पावर को अंडरमाइन कर दे। अंडरमाइन करने का मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना या दबाना। ठीक है, और लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज़, मतलब अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी, कभी भी स्टेट लेवल के पावर को लेने का या उनके अधिकार छीनने का काम नहीं करेगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो अंडरमाइन होता है, क्या फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो फेडरलिज्म है, वो अंडरमाइन होता है। मतलब कि फिर हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा फेडरलिज्म है वो इसकी हिंदी ही होती है संघवाद, मतलब सभी को लेके चलना। ठीक है, और अगर हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे दो लोगों को तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पे है कि जो चेंज है ये सिग्निफिकेंटली, मतलब कहने का है कि पता चला था या ज्ञान में आया था 1990 में। इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नए नए पार्टीज़ बने थे हमारे देश में, और यही एक समय था जो हमारे देश में कॉलिशन गवर्नमेंट का क्या था, एरा स्टार्ट हुआ था। मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट हमारा बना था। ठीक है, सिंगल नो पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी। कहने का अर्थ ये था, कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कोई भी सिंगल पार्टी, सिर्फ एक कोई पार्टी, क्लियर मेजोरिटी उसकी नहीं रहेगी लोकसभा में। द नेशनल पार्टीज हैड नो टू इंटर इनटू एलियंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवन रीजनल पार्टीज। कहने का मतलब है कि जो मेजर नेशनल पार्टी होगी वो उसको लोकसभा में अगर एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इंक्लूड करने होंगे। किसको? 7 रीजनल पार्टीज़ को इंटर गवर्नमेंट को फॉर्म करने को। मैंने बस यही बताया अभी कि जैसे हर एक कास्ट के लोगों को, हर एक रीजनल पार्टीज़ को, लोगों को, लोकल लेवल पे लोगों को लेना होगा। उसके बाद एक यूनिटी बना के, एक ग्रुप बना के, एक संघ बना के गवर्नमेंट को फॉर्म करना होगा सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद है दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ये जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा जजमेंट किया था और काफ़ी इसके सपोर्ट में थी। ठीक है, दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी अपना जजमेंट दिया था, अपने राय को दिया था, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसमिस ना कर पाए। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरल पावर है, वो काफ़ी आज ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पहले की अपेक्षा में। ठीक है, तो फिर हम इतना पढ़े, उसके बाद ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे सर्वे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चूँकि 22 लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हुए हैं और कितने % लोग बोलते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ असमीज़,
1.26% लोग बोलते हैं। बंगाली 8.03% लोग बोलते हैं। बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63। मैंने बताया कि हिंदी स्पीकिंग लोग हमारे कंट्री में कितने हैं, 40%। ओके। कन्नड़ है 3, कश्मीर 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम है यहाँ पे 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी है 6.86, नेपाली 0.24, उड़िया 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत कितने लोग बोलते हैं, नन, मतलब कोई नहीं। संताली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु, उर्दू सब के बारे में यहाँ पे एन स्टैंड फॉर निग्लिबल, मतलब कि कोई नहीं बोलता है या नहीं यूज़ किया जाता है किसी के द्वारा। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमारा जो लैंग्वेज है, किस तरीके से हमारे यहाँ कितने लोग किस टाइप की लैंग्वेज कितनी बोलते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।